समझा दिया इसे। अपने पति को अभी से खुश रखेगी तो तुम्हारे जैसा हाल नहीं होगा। अब जाओ यहाँ से। दादी सास समझाते हुए सासू जी को किसी बारे में कह रही थी। सासू जी मेरे पास आई लेकिन कुछ कहने से हिचकिचा रही थी। जो कहना तो कुछ और ही चाहती थी। वह तो नहीं बोली, बस मुझे कमरे में जाने को कहा। मेरी अरेंज मैरिज हुई थी। प्यार तो हुआ था, पर प्यार से घर का राशन नहीं भरता। प्यार करने वालों को अच्छा खासा कमाओ भी होना चाहिए। प्यार का भूत सवार था, इसीलिए घर वालों से बगावत करके मैं उसके साथ भाग गई। लगभग 3 महीने हम साथ भी रहे, पर ना उसे कोई काम मिला और मुझे जो मिला उससे घर खर्च चलाना मुश्किल था। जो रुपए हम घर से चुरा कर लाए थे वह सब खत्म हो चुके थे। उस समय हम दोनों 18-19 साल के थे। जब हम पकड़े गए तो परीक्षा भी मेरी ही हुई थी। अस्पताल के चक्कर मुझे लगाने पड़े, यह देखने के लिए कि मेरे साथ उसने शारीरिक संबंध बनाए या नहीं। रिश्ता तो बना था, बस इतना सुकून था मेरी माँ बाप को कि मैं इस दौरान प्रेग्नेंट नहीं हुई। परिवार वालों ने जल्दी से जल्दी मेरी शादी तय कर दी। मैं एक इस्तेमाल की हुई जैसे वस्तु हो गई थी, इसीलिए एक अच्छी कीमत के साथ मेरी शादी कर दी गई। सुहागरात की सेज पर बैठी मैं अपने पति का इंतज़ार नहीं कर रही थी, क्योंकि यह मेरी दूसरी सुहागरात किसी दूसरे लड़के के साथ थी। जब वह कमरे में आया तो बस मेरे साथ सोने की कोशिश करने लगा। जब मैं मना करने लगी तो वह बोला, शादी का ढोल बस इसी के लिए ही तो बजाते हैं और तुम मुझे मना कर रही हो। उसकी बातें उसकी संकुचित मानसिकता को बता रहा था। उस दिन तो वह करवट लेकर सो गया। सुबह मुझे 16 श्रृंगार में सज धज कर बाहर जाना था। शादी की कुछ रस्में जो निभानी थी। इस श्रृंगार का बोझ मुझे बहुत भारी लग रहा था। हर रात होती वह मेरे साथ सोने की जिद करता और मैं उसे पास आने ही नहीं देती। सुबह सुबह उसका उखड़ा हुआ चेहरा देख दादी सास को कुछ आभास हो गया। उन्होंने मुझे बुलाया और पूछा, तुम्हारी सास ने तुम्हें कुछ समझाया? मैंने कहा, क्या मतलब? आप किस बारे में बात कर रही हैं? दादी सास फिर बोली, तुम्हारी माँ ने समझाया। मैंने कहा, आप क्या कहना चाहती हैं? साफ साफ कहिए ना। मेरी शादी को 10-12 दिन हो चुके थे। अभी तक मेरी पिछली ज़िंदगी के बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। दादी सास बोली, अब तो घर की ही बात है तो तुमसे क्या छुपाना। आज नहीं तो कल तुझे पता चल ही जाएगा। पर जो गलती तेरी सास ने की है वही गलती तू भी दोहरा तो नहीं रही है। देख, पति पत्नी की मुट्ठी में होना चाहिए। पति एक भंवरे के समान होता है। यदि किसी फूल से उसे रस ना मिले तो वह दूसरे फूलों की तलाश में चला जाता है। इसीलिए एक पत्नी का फ़र्ज है कि वह अपने पति का अच्छे से ख्याल रखे, उसकी पसंद का खाना बनाए, 16 श्रृंगार में सज धज कर उसके सामने आए और पति जैसा कहे बस वही करे, बिना कोई सवाल जवाब के। यही एक पत्नी का धर्म है। हर हाल में अपनी तकलीफ़ बताए बिना बस वह उसके सामने मुस्कुराए। कभी भी अपनी तकलीफ़ पति को नहीं कहनी चाहिए। उसकी सेवा में दिन रात खड़े रहना चाहिए। अब तुम्हारी सास को देख लो, 16 श्रृंगार में सजी तो रहती है, लेकिन पति काबू में करना नहीं आया। तभी तो तुम्हारे ससुर दिन यहाँ और रातें कहीं और गुजारता है। सासू जी नज़रें झुकाए जैसे किसी गुनहगार की तरह खड़ी थी। दादी सास ऐसा कहकर चली गई। सासू जी ने मुझे पास बुलाया और पूछा, करण कैसा लगता है? क्या तुम उसके साथ खुश तो हो? मैंने कहा, नहीं। सासू जी ने कहा, सच कहने वाले अच्छे लगते हैं, पर यहाँ सच नहीं, अच्छा बोलो। वह बोलो जो सब सुनना चाहते हैं। एक शादीशुदा औरत की ज़िंदगी कितनी कॉम्प्लिकेटेड होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा शायद मेरी सासू जी की थी। ससुर जी बस शादी में 4-5 दिन ही सासू जी के पास रुके थे, बाकी अपनी दूसरी औरत के पास चले जाते। उससे शादी नहीं की थी तो उसे दूसरी औरत ही कहेंगे। दूसरी औरत जो हमारे घर के ऊपर ही रहती थी, उनकी अपनी रसोई, कमरा, सुख सुविधाएं थी। दूसरी पत्नी जो खुद उनके बच्चों और पति को छोड़ आई थी। मेरी समझ के बाहर था ऐसे लोगों को समझना। शायद जिसकी ज़िंदगी बस अपनी काम वासना की पूर्ति करना था, जिसके लिए उन्हें ना बच्चे चाहिए ना कोई रिश्ता। पहला करवा चौथ सासू जी आज भी 16 श्रृंगार में सजी धजी हुई थी, पर किसके लिए? पति के लिए तो नहीं थी,
पर यह सब दुनिया को दिखाने के लिए ज़रूर था, ये बताने के लिए कि वह एक सुहागन है और पतिव्रता भी है। पर पति के लिए तो इन परंपराओं का कोई महत्व ही नहीं था। दादी सास, सासू जी, मैं और वह दूसरी औरत सच धज कर इंतज़ार कर रहे थे। ससुर जी और मेरे पति भी बाहर आ गए। मोहल्ले वालों को भी देखा। उनके लिए कुछ अजीब सा नहीं था, क्योंकि शायद उनकी बातें भी अब ख़त्म हो चुकी थी मेरे यहाँ आने से पहले। जैसे ही चांद दिखा, मेरी उत्सुकता तो ससुर जी को देखने की थी, वह अपने कदम किसकी तरफ बढ़ाते हैं। मेरी सास, जिनकी बेचैन नज़रें अपने पति की तरफ थी, पर एक निगाह भर कर भी सासू जी की तरफ नहीं देखा। ससुर जी उस दूसरी औरत के पास गए और उसे पानी का पहला घूंट पिलाया। उसके बाद फॉर्मेलिटी के तौर पर सासू जी के पास आए और पानी का घूंट पिलाकर चले गए। बस इसी से मेरी सासू जी तो बहुत खुश हो चुकी थी। बड़ा मिलनसार परिवार लग रहा था, एक पति दो पत्नियाँ। मैंने भी अपना चांद देखा और दिखाने के लिए पानी का पहला घूंट पति से पिया। कमरे में वह फिर से रोमांटिक हो रहे थे और मुझे यहाँ वहाँ छू रहे थे। जब मैंने मना किया तो वह मुझे कहने लगे कि मैं भी दूसरी औरत ला सकता हूँ। ऐसा कहकर वे कमरे से बाहर निकल आए। दादी सास के पास जाकर बोले, माधवी मुझे हाथ तक नहीं लगाने देती है, मैं भी दूसरी औरत लाना चाहता हूँ। ऐसा सुन तो जैसे मेरी वजह से घर में भूचाल आ गया। दादी सास मेरे पास आकर बोली, अभी तेरी शादी को 2 महीने भी नहीं हुए और तूने भी अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। तुम उसे अपने पास क्यों नहीं आने देती? मैंने कहा, वह मुझे पसंद नहीं। दादी सास ने कहा, यह बात तो पहले से नहीं कह सकती थी। मेरे बेटे की ज़िंदगी तो ख़राब नहीं होती। सासू जी की तरफ देखकर बोली, इसे समझा, रिश्ते इतनी आसानी से नहीं टूटते। रिश्ते निभाने का काम जैसे हम औरतों पर ही था। आदमी अपने पंख फैला कहीं भी उड़ सकता था, किसी के पास भी जा सकता था। ये 4 दीवारी रिश्ते निभाना और श्रृंगार जो किसी भी अनजान व्यक्ति को साबित करने का सबूत था कि आपके पंख आसानी से काट दिए गए हैं, जिसमें चालाकी से हमारी रजामंदी भी ले ली गई। मेरे पिताजी ने दहेज बहुत सारा दिया था। इन लोगों का बिजनेस मेरे दिए दहेज पर ही मजबूती से खड़ा था। मेरा ससुराल से जाने का मतलब बिजनेस में लॉस। इसीलिए ससुर जी ने मेरा और मेरे पति का पक्ष लेते हुए कहा कि इन दोनों को अपनी अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीने दो। उनकी बात सुन मैं खुद को बहुत हल्का महसूस करने लगी। अपना श्रृंगार उतार कर तो और हल्का महसूस करने लगी। श्रृंगार शादी से पहले मैं अपने लिए करती थी और अब उस श्रृंगार पर पति का हक कैसे हो गया था। मैंने अपना सिंदूर की डिबिया, बिछुए और मंगलसूत्र अपनी सास को वापस दे दिए, यह कहकर कि यह किसी और को दे देना। करण भी अब एक दूसरी औरत ले आया था। जब यह बात मेरे माता पिता को पता चली तो वह मुझ पर अपनी नाराज़गी जताने के लिए मेरे ससुराल आए। पिताजी कहने लगे, तुम जानती हो कितना दहेज दिया था? अपनी ज़िंदगी की सारी जमा पूंजी तुम्हारे पति को दे और तुम कैसा व्यवहार कर रही हो? सरिता, समझाओ तुम्हारी बेटी को। ऐसा कहकर वे बाहर चले गए। माँ मुझे समझाने लगी, देखो माधवी, एक माँ अपनी बेटी को यह सब नहीं समझाती। तुम अब पत्नी हो उसकी। मैंने कहा, आपने ज़बरदस्ती बनाया यह रिश्ता। मैंने जिसे चुना उसे आपने नहीं चुना और आपने जिसे चुना उसे मैंने नहीं चुना। वह मुझे चुने, उसके लिए आपने ढेर सारा दहेज दिया, लेकिन आप लोग मेरी पसंद के लड़के की मदद नहीं कर सके। मैं किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए बाध्य नहीं हूँ, ना मानसिक रूप से, ना ही शारीरिक रूप से और ना ही सामाजिक रूप से, क्योंकि मेरा रिश्ता पहले से ही, चाहे वह मानसिक हो, शारीरिक हो या भावनात्मक रूप से, किसी और के साथ जुड़ा था। फिर चाहे आप मेरी आर्थिक मदद करें या ना करें और समाज इस रिश्ते को माने या ना माने। तो तुम क्या कहना चाहती हो? तुम अपने प्रेमी को अपने पास रखोगी? मेरी माँ ने पूछा। आइडिया तो अच्छा है। जब एक आदमी 2 औरतों को रख सकता है तो एक औरत 2 आदमी के साथ भी तो रह सकती है। मेरी बात सुन मेरी माँ हे राम करके कमरे से बाहर निकल गई। अपनी इच्छा परिवार के अन्य सदस्यों को बताई तो तूफान आ गया। उस घर में मैं भी अपने प्रेमी को ले आई। सभी अपनी अपनी पसंद के जोड़े के साथ रह रहे थे, सिवाय मेरे सास के। अच्छा खासा पैसा था, पर संस्कार, विश्वास, प्यार और एक दूसरे को सम्मान देना नहीं आता था। मानो जैसे सभी अपनी शारीरिक संतुष्टि के लिए जी रहे थे।
मेरे प्रेमी को भी बिजनेस में हिस्सेदारी दिलवाई। मेरी दादी सास हरे राम यह बुढ़ापे में क्या देखना पड़ रहा है कहती रहती। मेरी सास अभी भी 16 श्रृंगार में रहती, पर मैं अपने प्रेमी के साथ रहने के बावजूद भी श्रृंगार में नहीं रहती। सास बोलती कि अब तो श्रृंगार करके रहो। मैंने कहा नहीं, यह श्रृंगार या तो मेरे लिए था या उसके लिए होगा जो इसका असली हकदार होगा, जिसे आप मेरा प्रेमी समझते हैं। हाँ, वह मेरी नासमझ की निशानी है, जो मेरे साथ कभी भी खड़ा नहीं था। वह सिर्फ एक दूसरा आदमी है जिसे मैं यहाँ सिर्फ लाई हूँ। पहला आदमी आपका बेटा है, जिसे जबरन मुझ पर लादा गया है, दिल पर एक बोझ के रूप में। सभी लोग अपना अपना हित साधने ही बिजनेस से जुड़े थे, किसी में कोई एकता नहीं थी। इसीलिए बिजनेस डूबना तय था और कुछ ही महीनों में कंगाली भी छा गई। मेरा प्रेमी पैसे लेकर भाग गया, मेरा पति भी जो हाथ लगा लेकर भाग गया। मेरे ससुर की आर्थिक हालत देख वह औरत भी अपने पति और बच्चों के पास लौट गई थी। जब मेरा ससुर मेरी सास के पास लौटा तो ससुर दरवाजे पर ही खड़ा था, इस आशा से कि सासू जी उनके लिए अपने कमरे का दरवाज़ा खोलेगी। पर जो औरत पिछले 20 सालों से अपने पति के नाम का श्रृंगार किए उनका इंतज़ार कर रही थी, उसका इंतज़ार आज अचानक ख़त्म हो गया। अपने कमरे के बाहर मेरे ससुर को देखकर उन्हें बहुत खुशी मिल रही थी। नज़र भर कर ससुर जी को देखती रही और मुस्कुराती रही और अपने कमरे का दरवाज़ा अचानक बंद कर दिया। ऐसे व्यवहार से शायद ससुर जी का दिल भी टूट गया था। वे निराश होकर अपने कमरे में लौट गए। सास ने भी पहली बार अपना श्रृंगार उतार दिया। दादी सास को सुहाग की सारी निशानियां देकर बोली, यह बोझ केवल औरतों पर लादना सही नहीं है, हर समय यह बतलाने के लिए कि वह एक सुहागन है। माधवी सही कहती है कि एक सुहागन का श्रृंगार करके रखना चाहिए, पर उसे यह भी तो पता होना चाहिए कि जिसके नाम का वह श्रृंगार करती है वह उसके विश्वास के, प्यार और सम्मान के लायक है। उस श्रृंगार में अपने पति के लिए प्यार और सम्मान भी तो होना चाहिए। जब पति अपनी पत्नी को भी वह सब सम्मान और प्यार नहीं दे सकता है तो फिर उसके लिए काहे का श्रृंगार। जीवन में यदि ऐसा व्यक्ति मिले जो उसे प्यार और सम्मान देगा तो माधवी भी श्रृंगार करेगी, एक सच्ची मुस्कान के साथ। उसे उसका इंतज़ार है और मुझे भी उसके सपनों का इंतज़ार है। दोनों सास बहुएं अपनी रसोई संभालती। आजकल रसोई से दोनों सास बहुओं के खिलखिलाकर हंसने की आवाज़ें पूरे घर में गूंजने लगी थी। ससुर जी और एक औरत ले आए। अब लोगों की फितरत ही अलग अलग होती है। कुछ लोग कबाड़ के साथ व्यस्त रहते हैं तो कुछ लोग एक हीरे की तलाश में हमेशा अकेला रहना पसंद करते हैं। माधवी की तलाश आज भी जारी थी, जिसमें उसके साथ उसी की सास एक दोस्त बनकर खड़ी थी। श्रृंगार में दोनों आज भी सजी धजी रहती थी, पर अपने स्टाइल से, क्योंकि वह श्रृंगार उनका अपने लिए था, ज़माने को दिखाने के लिए नहीं। बातों का क्या है, क्या वह कभी भी थमी है? आप भी अपने दिल से ज़रूर पूछिए कि आप अपना श्रृंगार किसके लिए करते हैं, अपने लिए या किसी और के लिए। आज बस यही, राधे राधे। यदि ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।